1913 से 1916 के बीच डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 जून 1913 को बड़ौदा रियासत के उप शिक्षा मंत्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये शर्त रहती है जब आप पढ़कर लौटेंगे तो बड़ौदा रियासत में नौकरी करेंगे। इस तरीके की शर्त को स्वीकार करने के बाद 1963 रुपये डॉक्टर अंबेडकर को एडवांस के तौर पर मिलते हैं और 11.5 पाउंड प्रति माह स्कॉलरशिप के रूप में उनको दिए जाएंगे। इनमें से कुछ रुपए डॉक्टर अंबेडकर अपने बड़े भाई को खर्चा के लिए देकर 15 जून 1913 को पानी के जहाज से रवाना होते हैं और 21 जुलाई 1913 को ये न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर बहुत ही शानदार माहौल मिला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जातिगत भेदभाव लोगों के बीच में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का 18 से 20 घंटे समय पढ़ने में जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात 1914 में लाला लाजपत राय से होती है। वहीं के एक प्रोफेसर ने ये परिचय कराया डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल हिंदी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हैं, बल्कि ये अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर लाला लाजपत राय डॉक्टर अंबेडकर को भारत की आज़ादी के लिए काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ये कहकर कि मैं केवल यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, बात को ख़त्म कर देते हैं। 1915 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राचीन भारत में व्यापार नामक शोध ग्रंथ पर एमए की डिग्री मिलती है। भीमराव अंबेडकर एक साथ 2 शोध कर रहे थे। इनमें से दूसरा है भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा, एक ऐतिहासिक एवं विवेचनात्मक अध्ययन। इस शोध पर डॉक्टर अंबेडकर को 1916 में पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए थी, परंतु अपने ग्रंथ को पब्लिश कराकर कुछ कॉपियां यूनिवर्सिटी को देनी होती थी। डॉक्टर अंबेडकर के पास आर्थिक तंगी के चलते वो अपने शोध ग्रंथ को पब्लिश नहीं करा पाते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में कुछ प्रतियां नहीं दे पाए, इसलिए उनको विधिवत रूप से पीएचडी की डिग्री नहीं मिल पाती है। और ये पढ़ाई के शौक के चलते इन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2000 किताबें खरीद ली थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते थे। उन्होंने एक प्रोफेसर के माध्यम से अपनी स्कॉलरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा कि मुझे 2 साल का और समय दिया जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई और आगे की पूरी कर सकूं। वहाँ से इनको 1 साल का समय और मिल जाता है और डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क से लंदन चले जाते हैं, जहाँ से ये अर्थशास्त्र के विषय में डिग्री लेना चाहते हैं और ग्रेज इन से बार एट लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, क्योंकि उस समय के महान कानून के जानकार यहीं से निकलते थे। जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनको एडमिशन मिला तो इनको, क्योंकि ये अमेरिका में एमए और पीएचडी कर चुके थे, इसलिए इनको डायरेक्ट एमएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। जब इनके अर्थशास्त्र के विषय की प्रगति को देखकर प्रोफेसर ने इनको डीएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी थी, परंतु इनका समय समाप्त हो चुका था स्कॉलरशिप का, अतः इनको अब भारत जाना था। हालांकि इन्होंने फिर से एक बार अर्जी भेजी कि इस समय हमारा कार्य बड़ी प्रगति पर है, यदि आप हमें अनुमति नहीं देते तो ये हमारे ऊपर वज्रपात के समान होगा, परंतु इस बार इनको अनुमति नहीं मिलती है और इनको अंततः भारत लौटना पड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर एडविन केनान हैं, जिनसे भीमराव ने निवेदन किया कि हमें इस पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए कुछ समय दिया जाए, हम इस अध्ययन को पूरा करने के लिए बस वापस लौट के आएंगे, हमारी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इनको 4 साल का समय मिल जाता है कि 4 साल के अंदर अंदर आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और डॉक्टर अंबेडकर भारत पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सामान के साथ में किताबों का बीमा कराया और टारपेडो जो पानी का जहाज था उसके माध्यम से अपना सामान भारत के लिए भेजा और ये स्वयं केसर हिंद जहाज से भारत के लिए रवाना होते हैं। तो उस समय अखबार में घर वालों को ये सूचना लगी कि डॉक्टर अंबेडकर लंदन से भारत लौट रहे हैं और वो पानी का जहाज जो कि जर्मनी के आक्रमणकारियों ने उसको डुबा दिया था। बड़ी चिंता हुई। जब इन्होंने पता किया कि डॉक्टर अंबेडकर तो केसर हिंद जहाज से आ रहे हैं, तब उन्हें तसल्ली हुई। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 2017 को भारत पहुंचते हैं। इस समय डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सामान का जो बीमा कराया था उस बीमा कंपनी ने डॉक्टर अंबेडकर को 600 रुपये दिए। ये उनके जीवन में बहुत ही काम आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने एग्रीमेंट के अनुसार बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ना ही उनको रहने के लिए जगह मिलती है, ना ही वहाँ के चपरासी उनको पानी पिलाते हैं, फाइल भी उनको फेंक के देते हैं। इस तरीके से वहाँ पर जो जातिवाद डॉक्टर अंबेडकर के साथ में होता है, इस बात से सभी लोग परिचित हैं, इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ में जो अमानवीय भेदभाव हुआ था उससे उनको लगा कि अब यह नौकरी करना ठीक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन यापन के लिए और कुछ पैसों को बचाने के लिए इकोनॉमिक्स एवं बैंकिंग पढ़ाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए
स्टॉक एवं शेयर मार्केट एडवाइजर नाम से कंपनी चलाते हैं। परंतु जैसे लोगों को मालूम चलता है कि ये एक अछूत है, महार है, हालांकि लोगों को इनकी एडवाइस से फायदा हो रहा था, परंतु उनके लिए फायदा से बढ़ के वो रूढ़िवादी परंपरा जिसको मानते थे कि बोला हम एक अछूत की सलाह से फायदा लेंगे, तो इस बात से उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और डॉक्टर अंबेडकर की ये कंपनी नहीं चल पाई जातिवादी मानसिकता के चलते। डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति आर्थिक रूप से बड़ी खराब है। डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई हैं आनंदराव। भीमराव अंबेडकर चिंता मुक्त इसलिए रहते थे क्योंकि इनके बड़े भाई आनंदराव घर को संभालते थे, घर चलाते थे, लेकिन नवंबर 1917 में उनके बड़े भाई की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर के साथ में चपरासी छुआछूत का व्यवहार कर रहा है और उनके बड़े भाई का भी निधन हो जाता है, उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर अब अकेले पड़ जाते हैं और ये इनके जीवन में बहुत बड़ा ही संघर्ष का समय है। डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नामक अखबार निकाला, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके माध्यम से इन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए जागृत किया है। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर को 2500 रुपये अछूतों के उद्धार के लिए साहू जी महाराज ने दिए हैं, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। वो 21 मार्च 1920 को अछूतों का पहला सम्मेलन होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। इसमें साहू जी महाराज भी आते हैं, जो ये कहते हैं कि तुम अछूतों को एक बहुत ही शानदार नेता मिल चुका है, हमें पूरी उम्मीद है कि भीमराव तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर साहू जी महाराज का भी भाषण होता है, डॉक्टर अंबेडकर का भी यहाँ पर भाषण होता है। 5 जुलाई 1920 को डॉक्टर अंबेडकर अपने शेष अध्ययन को पूरा करने के लिए लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और इस समय उनका मित्र है नवल मथेला, जो कि एक पारसी है। डॉक्टर अंबेडकर की जब जब इनको पैसों की आवश्यकता हुई है, तब तब उसने इनकी मदद की है। डॉक्टर अंबेडकर नवल मथेला के जीवन भर आभारी रहे, इस बात की चर्चा कई जगह आती है। डॉक्टर अंबेडकर जून 1921 में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और 1922 में इनको डीएससी की डिग्री मिल जाती है, जो कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इन्होंने जो थीसिस लिखी हुई थी, इस पर इनको डीएससी की डिग्री मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 डिग्रियों को मात्र 2.5 साल में ही प्राप्त कर लिया था और इस डीएससी की डिग्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता और पिता के बलिदान के लिए उन्हें समर्पित करते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर को ग्रेज इन से बार लॉ की डिग्री प्राप्त करनी थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की मैं कुछ घटनाएं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह किया है, जो तालाब अछूतों के लिए भी कानूनी रूप से खुला हुआ था, परंतु सवर्णों के डर से वो उस पर पानी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं जाते थे। तो इसके लिए आंदोलन किया डॉक्टर अंबेडकर ने। यहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ क्योंकि सवर्णों ने लोगों की पिटाई कर दी थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि हमारे साथ कई सैनिक जो रिटायर थे वो हमारे साथ में थे, लेकिन मैंने उनको रोक रखा था। यदि मैं चाहता तो मैं इस बात का बदला अवश्य ले सकता था, परंतु मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था और अंततः उन्हें इस काम में सफलता मिली। हालांकि इसके बीच में 108 मटके मंगाए जाते हैं और उस तालाब को शुद्ध कराया जाता है। पंचगव्य और पानी से उसमें गोबर और इसका गौमूत्र भर के उसमें और मंत्रों के उच्चारण से तालाब को शुद्ध कराया जाता है, जो कि अभी तक करते आए हैं पाखंडी लोग। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जो धर्म हमारा ख्याल रखेगा हम उस धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, परंतु जो धर्म हमारी परवाह नहीं करेगा हम उस धर्म की परवाह नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। ये एक यादगार घटना है जिसे लोग आज भी मनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी एक आंदोलन किया था। हालांकि ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर भी सवर्णों ने षड्यंत्र किया था और कुछ लोगों को यहाँ पर मार पिटाई की थी। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर भी मना कर दिया था कि आपको विद्रोह नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये 1928 में प्रोफेसर की नौकरी कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये भी बताते हैं कि जब मैं लंदन से पढ़ के आया था तो मुझे यहाँ की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जज बनाने का प्रयास किया गया था। इस पट्टे को मैंने अपने गले में डालने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अपने समाज की भलाई के लिए आज़ादी चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जहाँ पर ये गांधी के नेतृत्व को चुनौती देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत का नेता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों का नेता गांधी जी को नहीं मानते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में युक्ति युक्त तर्क संगत जो बातें अंग्रेजों के सामने रखी, उन्हें समझ में आया
और इन्होंने अधिकार के तौर पर कम्युनल अवार्ड मिला, जिसको गांधी जी ने एक षड्यंत्र के तहत छीन लिया था। तो यहाँ पर पूना पैक्ट होता है। ये भी बाबा साहब के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये लोगों से कहा था कि मंदिर के दर्शन करने से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जो सवर्ण अपने धर्म को ये बताते हैं कि हमारा धर्म मानव मानव में भेद नहीं करता है, हम उसका परीक्षण करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन किया था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जिस धर्म ने मुझे नीच माना है, मैं उसे धर्म कैसे मान लूं। डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी हुआ करती थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना उनकी पत्नी की मृत्यु है, क्योंकि उनकी पत्नी उनके हर मुश्किल काम में उनका साथ देती थी, कभी भी उनके लिए जीवन में समस्याएं पैदा नहीं की हैं। उन्होंने जो भी किया उसमें हमेशा उनका सहयोग रहा। उनके त्याग और बलिदान को बाबा साहब कभी नहीं भूल पाए। तो इस तरीके से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बाबा साहब को लगा कि जीवन में अब कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर वो उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया था, अपने आप को चोगा पहन रखा था। लोगों ने देखा अभी बाबा साहब कहा, इस तरीके से उनके जीवन की ये घटना है। लेकिन इसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। क्योंकि भारत में आने के बाद जब ये पढ़ाई करके भारत में आए और 1935 तक ये लोगों को समझाते रहे कि हमारी जो मानवीय सुविधाओं से हमको वंचित किया हुआ है, हमको भी सारी सुविधाएं बहाल की जाएं और हमें भी मानव का दर्जा दिया जाए, परंतु इन रूढ़िवादी हिंदुओं ने उनकी बात को नहीं माना, तो उन्होंने उस धर्म को छोड़ने की ही घोषणा कर दी। 14 अप्रैल 1942 को डॉक्टर अंबेडकर अपना 50वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें उनके बहुत सारे अनुयायी यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ये वो समय है जब डॉक्टर अंबेडकर का चारों तरफ सम्मान होने लगा था। 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ऑल इंडिया डेप्रेस क्लास की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया 18-19 जुलाई 1942 में। इस स्पीच के अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने 29 अक्टूबर 1942 को एक गोपनीय पत्र लिखा, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को ये एहसास कराया कि भारत में इस समय अछूतों की जनसंख्या 6 करोड़ है और यहाँ पर श्रम मंत्रालय में केवल उनकी हिस्सेदारी केवल 2 सदस्यों के रूप में है। ये प्रतिनिधित्व बहुत कम है, क्या इसके बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों की हिस्सेदारी के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। भारत के तिरंगा झंडा के बीच में अशोक चक्र है। ये अशोक चक्र लगाने के लिए, जिसे धम्म चक्र कह सकते हैं, ये इसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने भगवा झंडा और उसमें तलवार लटकाते हुए इस तरीके से सुझाव दिए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो चीज़ें सिद्ध नहीं है उनके बारे में क्या बात करना। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। सम्राट अशोक को दुनिया के महानतम सम्राटों में से वो सबसे ऊंची श्रेणी पर उनको रखा गया है, तो उनके चक्र को इसमें लगाने से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से पूरे विश्व भर में हुआ है और उससे भारत का नाम हुआ है, भारत की पहचान विश्व में बुद्ध धर्म से है। इसलिए बाबा साहब की बात को इसमें माना जाता है और धम्म चक्र को तिरंगे में लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पर गांधी जी के चरखा को लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन उसको नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर 15 अगस्त 1947 को कानून मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 15 अप्रैल 1948 को शारदा कबीर से शादी करते हैं। बाद में इनका नाम बदलकर सविता कबीर अंबेडकर या सविता अंबेडकर हो जाता है। बाबा साहब अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते सविता कबीर से शादी करते हैं, क्योंकि उन्हें देखरेख के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में जो कार्य किया है उसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही चर्चित विषय है जिसकी सभी लोग जानकारी रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि जिस हिंदू कोड बिल को पास कराने का वो प्रयास कर रहे थे उसको पास कराने में कांग्रेस के रूढ़िवादी लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नेहरू का प्रयास पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं उसमें कि अगर ये हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा है तो मेरा यहाँ पर बने रहने का मैं कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि यहाँ पर उनका त्यागपत्र उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस बात पर काफ़ी आलोचना हुई। डॉक्टर अंबेडकर को त्यागपत्र पढ़ने का उसमें समय नहीं दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने जो त्यागपत्र दिया उसका उस समय के पत्र पत्रिकाओं ने काफ़ी समर्थन किया था, सम्मान किया था।
जब पहली बार भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं उस समय डॉक्टर बाबा साहेब के प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस ने काजरोलकर को खड़ा किया और बाबा साहब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को एक साधारण से व्यक्ति ने हरा दिया। इसके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव आयोग से बात की थी कि ये साधारण बात नहीं है, इसके पीछे कुछ चाल हो सकती है, और उस समय कुछ वोट भी उसमें रिजेक्ट कराए गए थे। तो ये षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराया गया था वहाँ पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को 5 जून 1952 को LLD की डिग्री दी गई। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बड़ा स्वागत किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कई किताबें लिखी हैं। बाबा साहब की सबसे प्रसिद्ध किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो स्वयं भी ऐसा मानते थे कि इस कार्य को मेरे अलावा कोई दूसरा शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने उस कार्य को किया था और 1951 से लिखना उन्होंने आरंभ किया था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं भारत का संविधान निर्माण करने के बाद कि अब मेरा काम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं। उसी समय उनका 6 दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण होता है और उस समय हमारे मुक्तिदाता हम सभी लोगों को अनाथ बनाकर छोड़ जाते हैं।